ट्वेल्थ में आज हम लोग फिजिक्स में नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट, ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। वैसे पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले हर जगह पढ़ाई होता है, तब लाइट होता है। हिल्सा में लोग लाइट पहले पढ़ाता है, होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब लाइट। लेकिन चूंकि लड़के की डिमांड है, हिल्सा में हर जगह लाइट पढ़ाई हो रहा है, इसीलिए लाइट पढ़ाएगा। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो आप जानते नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़े नहीं, लेकिन मोटा मोटी तौर से हम बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब। उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एगो आता है विजिबल लाइट, जो दिखाई दे, विजिबल स्पेक्ट्रम जो दिखाई दे। इसका तरंग दैर्ध्य होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक। इसी को लाइट कहते हैं। माने लाइट का कोई परिभाषा हमसे पूछे तो मैट्रिक की तरह नहीं देंगे, बोलेंगे यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम है, यह एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ये लिखे, क्या लिखे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है, एक भाग होता है। लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक भाग जिसका तरंग दैर्ध्य, इट्स वेवलेंथ, जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, वस्तु को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है। जान गए? लाइट की परिभाषा जान गए। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट, प्रकाश, एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। इट्स वेवलेंथ लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम। इसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है, जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, which help us to see the body। क्लियर? ये लाइट के बारे में हमने जाना, लाइट का परिभाषा जाना। अब आपको आईएससी में दो प्रकार के लाइट पढ़ना है। एक को पढ़ना है रेज ऑप्टिक्स, एक तो पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स आप 10th में पढ़े, जैसे इसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन आएगा, F बराबर R/2 आएगा, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F आएगा, ये सब आएगा। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइट का। तो आपका सिलेबस है रे ऑप्टिक्स भी,
वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं। मोटा मोटी आप जानिए, रे ऑप्टिक्स में जो भी चीज होता है, जो भी चीज का हम देखते हैं, ठीक, उसका जो वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य, वो प्रकाश के वेव लेंथ से बहुत ज्यादा होता है। ठीक, कोई पूछेगा रेज ऑप्टिक्स क्या है, किरण प्रकाशिकीय क्या है, तो हम लिखेंगे ध्यान से, रेज ऑप्टिक्स। ये तो जान गए, रेज ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स इसको पढ़ना है, ये आप बच्चा में पढ़े हुए। आज इंट्रोडक्शन है। एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स माने किरण प्रकाशिकी, यही पढ़ना है, प्रकाशिकी का मतलब है इसमें वस्तु का बीमा, डायमेंशन, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा होता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा होता है, दैर्ध्य से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसको हम लोग कहते हैं रेज ऑप्टिक्स। तो पूछेगा रेज ऑप्टिक्स किसे कहते थे, जान के? इसमें वस्तु का बीमा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा होता है। द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर एंड लार्जर देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट। इसी को पढ़ना है। इसमें बहुत सी बातें टेंथ की, जैसे पहला बात है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, 8वां में पढ़े। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। ये सब आप जानते हैं। दूसरा, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन थोड़ा थोड़ा देख लें, याद पड़ जाएगा। 8वें से इसको पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज इंट्रोडक्शन क्लास, धीरे धीरे ये अच्छा हो जाए। वस्तु से निकली प्रकाश की किरण पढ़े हैं 8वां में। वस्तु से निकली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकले, किसी परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराए और उसी माध्यम में लौट जाए, तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जान गए? बच्चे में भी पढ़े, 8वें से पढ़ रहे हैं, 10वां में भी पढ़े हैं। वस्तु से निकली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जान, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब आप 8वें में पढ़े हुए। ये सब आईएससी में आता होता नहीं, लेकिन सिलेबस है इसलिए बता दिया जाता है, इंट्रोडक्शन है इसलिए बताया जा रहा है। प्रकाश का परावर्तन जान, वस्तु से निकली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे हम यहां टॉर्च, इससे टकराए, हवा से प्रकाश का किरण निकला, इससे टकराए, हवा में चला, लौट जाए, तब उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ये जानते हैं, आपतित किरण कहलाता है, बच्चे में पढ़े हैं। इस सब पर जान लेना है केवल। ये परावर्तित किरण कहलाता है, जानते हैं परावर्तित किरण। इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ये कहलाता है अभिलंब, जानते।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। बच्चा में पढ़े, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में रहते हैं। फिर आपतन कोण, आपतित कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण सदा बराबर होता है। ये दो नियम आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आ गया तो क्या लिखे? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला। दूसरा, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदा बराबर होता है। क्लियर? एक दो चीज और जानिए जो बड़ी जरूरी है, याद रखें। समतल दर्पण, समतल दर्पण याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है, का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता त्रिज्या दोनों इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। याद, समतल दर्पण का फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? अनंत होता है। दूसरा, समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है, आवर्धन एक होता है। कोई पूछे समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? क्या बोलेंगे? एक होता है। कोई पूछे क्यों, तो कहेंगे इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है, इसीलिए आवर्धन एक होता है। आवर्धन बराबर बच्चा में पढ़े, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। बच्चा में पढ़े आप वस्तु की ऊंचाई। और समतल दर्पण में दोनों बराबर होता है, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई x तो वस्तु की ऊंचाई भी x, कट गया एक। इसीलिए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? एक। छोटी सी बात है, ये एक बेसिक चीज आपको बताएगी, लेकिन आपके सिलेबस में एक चीज और लिखता है। आप जानते हैं F बराबर R/2, ये भी जानते हैं। किसमें? गोलीय दर्पण। आपके सिलेबस में लिखता है दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला जानना पड़ेगा, काहे कि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है मिरर फार्मूला को सिद्ध करें। मिरर फार्मूला कहलाता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये भी आपको 10th में पढ़े। देखिए, ये आप जानते हैं। आज हम प्रूव कर रहे हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जानते हैं, बच्चे में पढ़े हैं, या इसको कहते हैं अवतल दर्पण, जिसका उठा हुआ भाग रजलित हो, अवतल। आज जिसको कॉनकेव कहते हैं अंग्रेजी, आज जिसका धंसा हुआ भाग, धसल भाग रजलित हो, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो आज आप देख रहे हैं अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f। मैट्रिक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्या पता इतना लॉकडाउन है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ दे। 1/v + 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें, तो आप ये अवतल दर्पण बनाए। आप बच्चा में पढ़े, इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। याद है? पी पोल। इसको
वक्रता केंद्र सी आता है। ई वाला मुख्य अक्ष, और दोनों के बीच में क्या होता है? फोकस। पढ़े, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को छुटकाए फोकस दूरी, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप जानते हैं। यू माने ध्रुव से वस्तु की दूरी, यू माने ध्रुव से वस्तु की दूरी जानते हैं। भी माने ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आप जानते हैं। ठीक, अब इसको प्रूव करना। यू माने जान गए, ध्रुव से वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। भी माने ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। यहां पर एक फोटो बनाए, एक वस्तु दिया ए, फोटो बनाने आता है, 10th में पढ़े। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, दर्पण से टकराएगा, एफ से होता हुआ गुजर जाएगा। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वह फोकस से होकर गुजरती है। ये सब 10th है। दूसरा किरण बनाएंगे वक्रता केंद्र से, दोनों जहां मिलेगा वो प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब हुआ ए डैश बी डैश, याद रहेगा। यही फोटो बनाएंगे। अब प्रूव करेंगे 1/b + 1/u बराबर 1/f। फिर से देखें, सिद्ध करने जा रहे हैं आप अवतल दर्पण में 1/b + 1/u बराबर 1/f। u माने ध्रुव से वस्तु की दूरी, v माने ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, f माने तो जानवे करते हैं फोकस दूरी। देखेंगे मन से, हो सकता है कि इस वीडियो में खत्म ना हो, बड़ा होता है। यहां देखिए फोटो बनाया, ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। ई वाला बी ध्रुव, ई वाला सी वक्रता के, ये मुख्य अक्ष, बीच में फोकस। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी एक, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक फोटो बनाया ए, नाम दिया ए से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चली, दर्पण के एम बिंदु पर टकराई, एफ से होती हुई गुजर गई। इसको जरा लिख दीजिएगा तो अच्छा रहे। ए से मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलती है, दर्पण के एम बिंदु पर टकराती है, एफ से होती हुई गुजर जाती है। ए से दूसरी किरण सी से होकर गुजरती है। इस प्रकार दोनों ए डैश बिंदु पर मिलते हैं और ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। एम से एम एन लंब डाला। अब देखेंगे, सब 10th में हर टीचर पढ़ाया हो, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी दोनों को देखिए एक के रूप का है, माने समरूप है, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा। कोण ए बी सी 90 और कोण ए डैश बी डैश सी भी 90। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में कोण ए बी सी
बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90। हो गया। किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो तो वो दोनों समरूप होते हैं। ये कोण बराबर ये कोण किससे? शीर्षाभिमुख कोण से, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसीलिए ए से दोनों त्रिभुज समरूप है। अतः ए बी समरूप रहता है तो तदनुरूपित भुजाएं अनुपातिक होती है। ये मैट्रिक में पढ़े। ए बी माने इसका खड़ा ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसका खड़ा इसका भी खड़ा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर बी सी एकर सुतल का बी सी बटा ई त्रिभुज के सुतल का बी डैश सी। ठीक, क्या क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में इस त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ई कोण 90 ई भी कोण 90। नाम देंगे कोण ए बी सी बराबर इसका नाम देंगे कोण ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री दे दिया। कोण सी बराबर कोण सी, जरा इसका नाम दे दीजिए ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश ए डैश सी बी डैश किस कोण से? वर्टिकल अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसीलिए ए से दोनों त्रिभुज समरूप है। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों त्रिभुज समरूप है। इसीलिए कितना बटा कितना? ए बी बटा ए डैश बी डैश लिखेंगे, यहां पर लिख दो ए बी बटा ए डैश बी डैश खड़ा बटा खड़ा बराबर पड़ा बी सी बटा एकर पड़ा बी डैश। हो गया समीकरण भी आ गया। अब इस त्रिभुज एम एन एफ और ए डैश बी डैश ये दोनों का भी रूप एक के तरह का है, तो इसको लिख देंगे त्रिभुज एम एन एफ ये त्रिभुज और तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। गौर से देखो ई कोण 90 ई भी कोण 90, कोण एम एन एफ इसी तरह कोण एम एन एफ बराबर ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ बराबर 90। और ई कोण तो अथी बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको लिखे कोण एम एफ एन बराबर एम एफ एन बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। इसीलिए ए से दोनों त्रिभुज समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। समरूप रहता है तो क्या होता है? कैसे हुआ था? खड़ा बटा खड़ा। उसी तरह एम एन बटा ए डैश एकर खड़ा एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एकर पड़ा सुतल का एन एफ बटा बी डैश। ओके, अब एम एन और ए बी बराबर है, एम एन बराबर ए बी, इसलिए एम एन के जगह पर हम ए बी लिख सकते। देख लीजिए एम एन बराबर ए बी, एम एन के जगह पर क्या लिख दिया? ए बी एम एन के जगह पर
ए पी बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश है। समीकरण 2 मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब ई भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, ई भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो ई दोनों बराबर, ई भी दोनों बराबर, इसीलिए लिखेंगे बीसी बटा बी डैश सी बराबर एन एफ बटा बी डैश लिख दिया, ये दोनों बराबर। अब देख एन बिंदु, इसको लिखना पड़ता है, एन बिंदु पी के अत्यंत निकट है, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ। सब ध्यान से देखना है, आ सकता है परीक्षा में, लॉकडाउन की वजह से कोर्स को छोटा कर सकता है। एन बिंदु पी के निकट है, इसीलिए एन एफ बराबर क्या लिख देंगे, पी एफ। ये मैट्रिक में पढ़े, क्या लिखेंगे, एन बिंदु पी के अत्यंत निकट है, इसलिए एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ। अब एन एफ के जगह पर पी एफ रख देंगे, बी सी बटा बी डैश सी, एन एफ के जगह पर पी एफ बटा बी डैश। ओके, अब देख बढ़िया से हम सब में पी लगाएंगे, बीपी बी है तो बीपी, इसमें भी पी लगाएंगे, सीपी इसमें भी पी लगाएंगे, बी डैश पी, सी है तो इसमें भी पी लगाएंगे, सीपी, इसमें पी लगल है तो पी नहीं लगाएंगे, यहां बी डैश पी, यहां एफ पी, क्या क्या, यहां बीपी सीपी, बी डैश पी सीपी, यहां पी लगल है, बी डैश से पी एफ पी। लेकिन फोटो देख के बीसी, यहां देखिए बी था, बीसी है, बीसी, लेकिन बी में पी लगाना है, तो बीपी माइनस सीपी, माने बीसी, इसका अर्थ हुआ बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी, बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी में से सीपी काट दें तो बन जाएगा बीसी। इतना बड़ा बीपी है, इसमें से ही काट दें तो नहीं बन जाएगा बीसी, तो बीसी को लिखा बीपी माइनस सीपी बटा बी डैश सी। देखें बी डैश सी, तो पहले कौन आया, सी, इसमें पी लगाइए, सी पी माइनस बी डैश पी, माने सीपी में बी डैश पी घटा दें तो बन जाएगा सी बी डैश। बी डैश सी है, बी डैश सी, पहले कौन है, सी, सीपी माइनस बी डैश पी, बी डैश बराबर पी में तो पी है बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ है, इसमें भी पी लगाना, बी डैश पी माइनस एफ, माने बी डैश पी में एफ पी घटा दें तो बनेगा बी डैश एफ। बी डैश एफ है बी डैश पी माइनस एफ, इसको लिखा, हो गया। अब देखिए ध्यान से, ध्रुव से ये वस्तु है, आई प्रतिबिंब है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को कहते हैं u। अब ध्रुव, ये वस्तु हुआ, ध्रुव से ध्रुव हुआ, वस्तु की दूरी को बोलेंगे u, और ध्रुव से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को बोलेंगे v। और जो इस साइड रहे उसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं, मैट्रिक में सीखे, इस साइड रहे तो उसमें कैसा चिन्ह, माइनस, और इस साइड रहे तो प्लस। तो बीपी
ध्रुव है, अब वस्तु है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को u, लेकिन इस साइड है तो क्या लगाएंगे माइनस u माइनस Cp, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं r, लेकिन इस साइड है, वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं r, लेकिन इस साइड है तो क्या होगा माइनस r, यहां लिखते हैं माइनस माइनस प्लस r बटा Cp, फिर Cp, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं r, लेकिन इस साइड है माइनस r माइनस b डैश p, तो ये तो प्रतिबिंब है, b डैश ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहते हैं v, लेकिन इस साइड है माइनस भी, यहां माइनस माइनस प्लस कर, पी ध्रुव से फोकस की दूरी f, लेकिन इस साइड है माइनस f, बी डैश पी, ध्रुव प्रतिबिंब हुआ, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं v, लेकिन इस साइड है माइनस v माइनस एफ पी, ध्रुव से फोकस की दूरी f, लेकिन इस साइड है माइनस f। अब पढ़े हैं आप f बराबर r बाई 2, माने r को आप लिख सकते हैं 2f, देख लीजिए क्या r के जगह पर लिख दिया 2f, यहां ठीक से r के जगह पर 2f, पहले लिख दिया प्लस r के जगह पर 2f माइनस u बटा v, पहले लिख दीजिए v माइनस r के जगह पर 2f बराबर माइनस f, इसको पलट के सीधा करें f माइनस क्रॉस कीजिए 2f माइनस u इंटू f माइनस v बराबर माइनस f, और इसको v माइनस 2f गुना कर दीजिए, 2f स्क्वायर गुना करने आता है, इससे गुना किया माइनस 2f भी, इससे गुना किया माइनस uf, इससे गुना किया प्लस u भी बराबर, इसको गुना किया माइनस f भी, माइनस f भी, अब माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर कट गया, अब इसको इधर ले माइनस 2f भी माइनस uf प्लस u भी, इसको इधर ले आए प्लस f भी बराबर 0, इन दोनों को घटा दिया माइनस f भी, 2f भी में से f भी कटा, f भी माइनस uf प्लस u भी बराबर 0, सब में u भी f से भागा दिया, सब में vf बटा u भी f माइनस uf बटा u भी f प्लस u भी बटा u भी f बराबर 0 बटा u भी f माने 0, काट v f f u u f f u u v यहां हो गया माइनस 1 बटा u माइनस 1 बटा v प्लस 1 बटा f बराबर 0 हुआ। अब इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइएगा तो क्या होगा प्लस 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। इसको 2 बार 3 बार आप देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक, ओके।